हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम लोग जो है वो तरक्की कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ी और हिम्मत बढ़ गई है काम करने की। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, कल जब हमने अपना चैप्टर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, रिलेशन, क्लास 12th का। तो इसमें हमने रिलेशंस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने पढ़े थे। आज हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम उनको करते हैं। ठीक है भैया, तो देखो, हमारे पास ये प्रॉब्लम है और हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करते हैं? देखिए, कल हमने अपना रिलेशंस पढ़ा था और रिलेशंस में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और मैंने कल बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कल हमने बताया था इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसकी हमें फाइंड करनी पड़ सकती है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ रफली आइडिया दे देता हूँ रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर हमारे पास कोई सेट ए है तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास एक एलिमेंट है ए, तो हमें प्रूफ करना पड़ता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बात आई समझ में? दूसरा, अगर हमारे पास सिमेट्रिक है तो हम मान लेते हैं कि सिमेट्रिक में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना पड़ता है, वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, बात आगे समझ में? नेक्स्ट, नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव की जब बात करता है ट्रांजिटिव, तो हमें मानना पड़ता है कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर and b comma c belongs to r, that this implies that a comma c belongs to r। तो हमें ये मानना पड़ता है कि a और b जो है वो r में है, b और c जो है वो भी r में है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि a comma c भी r में होगा। ठीक है, फॉर ऑल a comma b comma c belongs to r। ठीक है, अगर ये तीनों आ जाता है तो रिलेशन कैसा हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। और फिर हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर देते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं और जो दिया है उसको लिखते हैं। गिवन L इज इक्वल टू दिया है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हमारे के पास कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाला प्लेन जो है ये एक्स वाई प्लेन है। और R इज इक्वल टू दिया है हमको L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2। ठीक है, सेमी कॉलम L1 comma L2 belongs to L। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो लाइन दी है, एक L1 और एक L2, और ये दोनों कैसी दी है? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव। तो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर दिखाना पड़ता है। यहाँ ए भी नहीं है, यहाँ क्या है? L1 L2। तो अगर हम L1 को ए मान लें तो हमें प्रूफ करना है कि L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर। तो कैसे प्रूफ करते हैं? देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस L1 इज पैरेलल टू L1। L1 लाइन अपने ही आपके कैसी है? पैरेलल। तो क्या ये बात सही है?
हाँ सही है, इसका मतलब ये हो गया, ये बात सही है, तो यहाँ लिखेंगे L1 is parallel to L1 is true. This implies that L1, L1 belongs to R. और अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि since R is reflexive, R is reflexive. ठीक है। नंबर 2, बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, तो देखो हमने कल भी बताया था, आज भी बताया है कि सिमेट्रिक के लिए हमको मानना पड़ता है कि लेट ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी की जगह क्या दिया है, L1 L2, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2। क्या इसको ऐसा कह सकते हैं, L2 इज पैरेलल टू L1, कह सकते हैं, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है और L2 L1 के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब हुआ L1 इज पैरेलल टू L2। अब L2 इज पैरेलल टू L1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा L2 L1 बिलोंग्स टू R सिंस R इज सिमेट्रिक। बात आ गई भैया समझ में, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं, नेक्स्ट ट्रांजिटिव देखेंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर देखते हैं। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा। नंबर 3, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव लेट, हमने क्या करना है, ए बी और बी सी आर में मानने हैं, तो L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये हमने मान लेना है। ठीक है, अब मतलब क्या हो गया इसका, तो इसका मतलब हो गया L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 जो है वो L2 के पैरेलल है और इसी के पैरेलल में एक लाइन है L3, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगे, तो ये बात सही है, L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब हो गया L1 L3 बिलोंग्स टू R, और यही हमें प्रूफ करना होता है। ए बी बी सी अगर R में है तो ए और सी किस में होंगे, R में होंगे, सिंस R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जब तीनों होता है, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव, सो R is इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भैया, बात आ गई समझ में। अब देखो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो देखो हम मान लेते हैं लेट L1 इज द लाइन related to the line y is equal to 2x plus 4। देखो let L1 is the line related to the line y is equal to 2x plus 4। ठीक है, अब L1 जो है वो किससे रिलेट कर रही है, y is equal to 2x plus 4 से, और रिलेशन कहता है कि ये जब दोनों लाइन जो रिलेट कर रही हैं ये दोनों कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो इसका मतलब हो गया L1 एंड y is equal to 2x plus 4 are पैरेलल लाइंस। ठीक है, और तुम्हें पता है जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल। देखो हमने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ा है y is equal to mx plus c। यहाँ m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ
slope of the line L1 and y is equal to 2x plus 4 are equal। ठीक है, दोनों के जो स्लोप्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल। अगर दोनों के स्लोप्स जो है वो इक्वल है तो इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 2। कहां से आया 2, देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, हमको एक लाइन दी है 2x प्लस 4, इसमें जो m होता है वो स्लोप होता है, m की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है 2। इसका मतलब इस वाली लाइन का स्लोप कितना है 2। जब इस वाली लाइन का स्लोप 2 है तो इस वाली L1 लाइन का स्लोप भी कितना होगा 2। तो स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो द लाइन L1 is of the form y is equal to 2x plus c, क्योंकि लाइन क्या होती है y is equal to mx plus c और y is equal to m कितना आया है 2x plus c। ठीक है, 2x plus c, ये हमारे पास L1 आ गई। इसका मतलब द लाइन y is equal to 2x plus c is द ऑल लाइन्स कर देते हैं, द ऑल लाइन्स y is equal to 2x plus c is related to the line y is equal to 2x plus 4 जो हमें दी है उससे रिलेट करेंगे। नीचे वाला पार्ट में रब कर रहा हूं, ठीक है, कर दूं, चलो। इसका मतलब अगर ये ऑल लाइन्स y is equal to 2x plus c की फॉर्म की, ये किससे रिलेट कर रही है y is equal to 2x plus 4 से। नेक्स्ट बोला है द इक्विवेलेंस क्लास of the line y is equal to 2x plus 4 is the set of lines is of the form कितना y is equal to 2x plus c। तो इस तरह की जो लाइंस है y is equal to 2x plus c टाइप की, वो सब किसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएंगी y is equal to 2x plus 4 की। बात आ रही भैया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लीजिए फटाफट। कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो अब वो क्वेश्चन में कह रहा है लेट L बी द सेट ऑफ all lines in the xy plane and R with the relation on L defined as R is equal to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular बोल रहा है इस बार, पैरेलल नहीं बोल रहा, perpendicular to L2 such that semicolon L1 comma L2 belongs to L। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है और बोल रहा है show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। ठीक है भैया, तो देखो ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं आप। Let L be the set of all lines in the xy plane and R be the relation on L defined as R is equal to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2 and L1 comma L2 belongs to L, show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो देखो जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो जो गिवन है वो क्या है हमारे पास में, गिवन L is equal to set of
all lines in the xy plane, xy plane, and एक रिलेशन है r is equal to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो देखो जरा ध्यान से, ये कोई एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, वाई एक्स, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि L1 इज, देखो यहाँ दो लाइन दी है, एक दी है L1 और दूसरी दी है L2, ठीक है, ये है L2, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अगर मैं ये बोलूं L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, परपेंडिकुलर टू L1, तो देखो L1 अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं, तो इसका मतलब इज नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है। ये बात अगर सही नहीं है तो इसका मतलब हो गया L1 कॉमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, और L1 कॉमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हो गया R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक में हम मान लेते हैं लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो जब हमने ये मान लिया तो इसका मतलब हो गया कि L1 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू L2, यही तो मतलब हुआ बाय द रिलेशन R। देखो बाय द रिलेशन R L1 L2 क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, जब L1 L2 R में होगा तो इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या L2 परपेंडिकुलर नहीं होगा L1 के, L2 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू L1, ये बात भी सही है। इसका मतलब L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए हम दो मानते हैं, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। क्या मतलब हो गया इन दोनों बात का, इसका मतलब पहली वाली का मतलब हो गया L1 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू L2, एंड दूसरी वाली का मतलब हो गया L2 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है। अब देखो L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या अब L1 और L3 जो है ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, नहीं है। सो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू L3। देखो L1 के परपेंडिकुलर L2 है और L2 के परपेंडिकुलर L3 है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है तो L1 और L3 आपस में कैसी हो जाती है, पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं बचती। तो इसका मतलब हो गया L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, इसका मतलब हुआ L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा होता है तब हम बोलते हैं सिंस R इज नॉट ट्रांजिटिव, क्या बोलते हैं, R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या करना था प्रूफ, कि R जो है वो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो let T be the set of all triangles in a plane and
R be the relation on T defined as R is equal to T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2 semicolon T1 comma T2 belongs to T. ठीक है, show that R is an equivalence relation ये हमसे पूछा है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। देखो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, गिवन T is equal to set of all triangles in a plane। ठीक है, तो देखो कोई भी प्लेन हमें दिया है, मान लो ये प्लेन दिया है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, इसमें जो है क्या है, ट्रायंगल्स के सेट हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। तो एंड आर इज इक्वल टू दिया है T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2 semicolon T1 comma T2 belongs to T। ठीक है, यानी कि रिलेशन ऐसा है कि T1 और T2 जो है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो इसका मतलब हो गया ये T1 मान लो, ठीक है, उसके बाद ये T2 मान लो, और ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। हिंदी मीडियम, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है समरूप त्रिभुज। क्या होता है, समरूप त्रिभुज। समरूप नाम से ही पता चल रहा है जो समान रूप के हों। तो देखो T1 और T2 जो है वो समरूप त्रिभुज है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हम ऐसा बोल सकते हैं कि T1 is congruent to T1। क्या ये बात सही है, T1 जो त्रिभुज है, पहला जो त्रिभुज है वो अपने आप के जैसा है, क्या ये सही है, हाँ ये बात सही है, इज ट्रू, इसका मतलब ये बात सही है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब हो गया T1 comma T1 belongs to R। और अगर ऐसा है तो R कैसा हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नंबर 2 हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया, सिमेट्रिक के लिए हम मानते हैं कि लेट T1 comma T2 belongs to R। अगर T1 comma T2 belongs to R है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है T1 is congruent to T2। और अगर ऐसा है T1 T2 के congruent है तो क्या T2 is congruent to T1। भाई हम कह रहे हैं T1 T2 के जैसा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि T2 T1 के जैसा है, ठीक है, कह सकते हैं। और अगर ऐसा कह सकते हैं तो T2 T1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R। और अगर ऐसा है तो सिंस R इज सिमेट्रिक, तो R क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट नंबर 3 आता है ट्रांजिटिव। क्या आता है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम दो मानते हैं, लेट let T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। अगर देखो ये T1 T2 और T2 T3 R में है तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हो गया कि T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। यही तो मतलब हुआ, T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। तो क्या मतलब कह रहा है कि T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है।
तो देखो T1 जो है वो T2 के जैसा है और T2 जो है वो T3 के जैसा है, तो इसका मतलब T1 और T3 भी एक जैसे हैं। इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। और अगर ऐसा हम कह सकते हैं तो इसका मतलब T1 T3, देखो जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 होता है तो इसका मतलब होता है T1 T2, और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 है तो इसका मतलब होगा T1 T3 बिलोंग्स टू R। और अगर ऐसा है तो ये कैसा रिलेशन है, सिंस R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, R इज ट्रांजिटिव। और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, हेंस तीनों अगर होता है तो R कैसा हो जाता है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रब करता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है लेट A be the set of all rectangles in a plane, all rectangles drawn in a plane, prove that the relation prove that the relation of equal perimeters equal perimeters have equal perimeters is an equivalence relation on A, ठीक है। देखो ये हमसे बोला है कि एक सेट ए है, वो कैसा सेट है, रेक्टेंगल्स का सेट है जो ड्रॉन है किसी भी प्लेन में। प्रूव करना है कि एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन, हैव इक्वल पेरीमीटर्स, यानी कि जो रेक्टेंगल्स दिए हैं वो कैसे हैं, इक्वल पेरीमीटर्स के हैं, और इसको प्रूव करना है कि ये कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो जो सबसे पहले दिया है उसी को लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन है A इज इक्वल टू सेट ऑफ all rectangles in a plane and R is equal to, देखो मैं यहाँ मान लेता हूँ R1 R2 rectangle 1 rectangle 2 such that R1 and R2 have equal perimeters, ठीक है, सेमी कॉलम R1 R2 belongs to A, ठीक है। ये R1 और R2 किस में है, A में है। देखो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए हमको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव में हम बोलते हैं कि R1 and R1 have equal perimeters। तो देखो कोई प्लेन दिया है हमें, ये एक प्लेन दिया है एक्स वाई, कोई भी प्लेन मान लो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये है R1, एक रेक्टेंगल ये है R2, ठीक है। रिलेशन कह रहा है कि R1 R2 अगर R में है तो इसका मतलब R1 और R2 जो है वो कैसे पेरीमीटर्स के हैं, इक्वल पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का सम, जो भी बाउंड्री है इनका सम, लेंथ और ब्रेथ का सम, ठीक है। तो देखो सारी लेंथ और सारी ब्रेथ को काउंट कर देते हैं तो क्या बनता है, पेरीमीटर। तो देखो मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव के लिए कि R1 एंड R1 हैव इक्वल पेरीमीटर, तो R1 और R1 दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे कि नहीं, होंगे। तो इसका मतलब ये बात कैसी है, इज ट्रू। अगर ये बात ट्रू है तो इसका मतलब R1 R1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R। और जब A बिलोंग्स टू R होता है तब क्या होता है, R इज रिफ्लेक्सिव, तब R क्या हो जाता है, R हो जाता है रिफ्लेक्सिव। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। नंबर 2 सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक के लिए हम मानते हैं लेट R1 R2 बिलोंग्स टू R, ये हम मानते हैं, ठीक है।
अगर ये हमने माना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया R1 एंड R2 हैव इक्वल पेरीमीटर्स, इक्वल पेरीमीटर्स। ठीक है, तो देखो R1 का पेरीमीटर और R2 का पेरीमीटर इक्वल है, तो क्या इसको ऐसे नहीं बोला जा सकता R2 एंड R1 हैव इक्वल पेरीमीटर्स? बोलो, बोला जा सकता है कि नहीं? अगर ऐसा हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब R2 R1 बिलोंग्स टू R, और यही क्या होता है, ऐसा अगर है तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। बोलो, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट नंबर थर्ड, हमको बोला है ट्रांजिटिव, प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में दो मानते हैं, लेट R1 R2 बिलोंग्स टू R एंड R2 R3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो देखो अगर R1 R2 R में है तो इसका मतलब हो गया कि R1 एंड R2 हैव इक्वल पेरीमीटर्स, इक्वल पेरीमीटर्स एंड, और अगर R2 R3 भी है तो इसका मतलब हो गया R2 एंड R3 हैव इक्वल पेरीमीटर्स, इक्वल पेरीमीटर्स। बोलो, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो देखो R1 R2 R3 R3, तो देखो R1 का पेरीमीटर R2 के बराबर है और R3 का R2 का पेरीमीटर R3 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 का R2 के और R2 का R3 के तीनों का कैसा हो गया, सेम। अगर तीनों का पेरीमीटर सेम है तो ऐसा बोला जा सकता है R1 एंड R3 हैव इक्वल पेरीमीटर्स। बोलो, बोल सकते हैं हैव इक्वल पेरीमीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि R1 R3 बिलोंग्स टू R, और अगर ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं, सिंस R इज ट्रांजिटिव, क्या बोलते हैं, R इज ट्रांजिटिव। बोलो, बात आ गई समझ में? ठीक है, और अगर R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो R क्या है, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भैया, बात आ गई ना समझ में? चलो आगे कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए, देखिए मैं रफ कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू दिया है हमें P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides, same number of sides, semicolon P1 P2 belongs to A। ठीक है, प्रूफ करना है is an equivalence relation, is an equivalence relation। ठीक है, what is the set of all elements in set A related to the right angle triangle, related to the right angled triangle with sides 3, 4 and 5। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में R एक रिलेशन दिया है, कैसा, P1 P2 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन्स है,
और एक सेट ए है हमारे पास में, जो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है इन एनी प्लेन। ठीक है, प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और देखो, जब भी कब ऐसी बात दी जाए, व्हाट इज द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कुछ ऐसा दिया जाए, तो इसका मतलब हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। क्या निकालनी है हमको? इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, सॉल्यूशन जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। ठीक है, ऑल पॉलीगन। ठीक है, और R हमको दिया है, एंड R इज इक्वल टू क्या दिया है, P1 कामा P2 such that P1 and P2 have same number of sides, number of sides। ठीक है, सेमी कॉलम P1 कामा P2 belongs to A। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, कोई भी हमें पॉलीगन दिया है, पॉलीगन का हिंदी में अगर मतलब बताएं तो पॉलीगन मतलब क्या होता है, बहुभुज। आई थिंक यही होता है, बहुभुज। बहुभुज मतलब एक से ज्यादा है भुजा भुजा वाला। ठीक है, तो एक से ज्यादा साइड्स वाला। तो देखो, मान लो हम 5 साइड्स का ले रहे हैं, ये एक पॉलीगन हमने ले लिया P1, और हमने ये दूसरा पॉलीगन ले लिया, ठीक है, P2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कह रहे हैं कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या ये बात सही है? मतलब P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, P1 में भी उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स होंगी। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है, इज ट्रू। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R। और जब A कामा A बिलोंग्स टू R आ जाए तो इसका मतलब होता है सिंस R इज रिफ्लेक्सिव। क्या मतलब होता है? R इज रिफ्लेक्सिव। बात आ गई समझ में? नंबर 2, सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया हम मान लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने मान लिया लेट P1 कामा P2 बिलोंग्स टू P, सॉरी बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स बाय द रिलेशन। यही तो मतलब हुआ, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो देखो P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स कैसी हैं? सेम। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि P1 P2 कामा P2 एंड P1 है, तो P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R। तो जब A कामा B बिलोंग्स टू R दिया हो तो हमें प्रूफ करना होता है सिमेट्रिक के लिए कि B कामा A बिलोंग्स टू R, तो B कामा A आ गया। सिंस R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। बोलो, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट, नंबर 3 क्या है? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो नंबर 3 हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। तो देखो, ट्रांजिटिव के लिए हम 2 मानते हैं, लेट P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। ये मानते हैं, तो हम एक पॉलीगन और बना लेते हैं P3। ठीक है, ये है P3। अब इसका क्या मतलब हुआ जो हमने माना है? इसका मतलब हो गया कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एंड इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो देखो, P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है और P2 और P3 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब P1 और P3 की नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल होंगी। सो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R।
सिंस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। हेंस अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब हो गया हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो यहां तक ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रूव करना था हमें इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पूछे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था सेम वैसे ही, लेट P1 एंड let P1 is related to the right angled triangle with sides 3, 4 एंड 5, है ना। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, 3, 4, 5, ये उसकी साइड्स दी हैं, ठीक है। तो साइड से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो P1 इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो हमने बोला है कि P1 जो है वो रिलेटेड है किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो देखो P1 और P2 दोनों आपस में रिलेटेड है, कब, जब P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स कैसी हैं, इक्वल। तो इसका मतलब हो गया कि P1 अगर रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल से, तो इसका मतलब P1 एंड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। देखो P1 अगर राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R, तो इसका मतलब हो गया कि P1 की और राइट एंगल ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। और अगर P1 की और राइट एंगल ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब P1 भी क्या हो गया है, P1 इज अ ट्रायंगल। बोलो P1 भी क्या हो गया है, ट्रायंगल हो गया। बोलो हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया द इक्विवेलेंस क्लास of right angle triangle, right angled triangle, right angle triangle, equivalence class of right angled triangle is the set of क्या, triangles, is the set of triangles, ठीक है। देखो बात नहीं आई हो समझ में, फिर से सुनो। तो हमने मान लिया था कि P1 जो है वो रिलेटेड है किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर P1 राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है कि P1 और P2 अगर दो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका मतलब P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। तो हमने माना कि P1 और राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका मतलब P1 की और राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है, वो कैसी होंगी, इक्वल, यानी कि सेम। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। तो इसका मतलब P1 में भी कितनी साइड्स होंगी, 3। तो P1 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास पूछा है किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना, बस एक ही कहानी दोहरानी है हर किसी में, ठीक है। बस रिपीटेशन है एक ही मेथड का, ठीक है। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स in a town
at a particular time, at a particular time, ठीक है, फुल स्टॉप, determine whether the relation are defined on a as r is equal to x comma y such that x and y live in the same locality, semicolon, x comma y belongs to a, ठीक है, is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑन ए। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। जो दिया है गिवन क्या है, सेट ए दिया है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स in a town at a particular time, ठीक है, और एक r दिया है, रिलेशन r is equal to x comma y such that x and y live in the same locality, semicolon, x comma y belongs to a, ठीक है। तो देखो सेट ए क्या है, ए है ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो एक ही टाउन में कहाँ रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही टाउन में रहते हैं, ठीक है, और उसमें एक्स वाई जो है, एक्स वाई क्या है, ये ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जो ए में है, किसमें है, जो ए में है, और ये ह्यूमन बीइंग्स एक्स और वाई ऐसे हैं रिलेशन आर में जो किसमें रहते हैं, सेम लोकेलिटी, मतलब सेम मोहल्ले में रहते हैं। तो इसको हमें प्रूफ करना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं बात करूं कि x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो क्या ये बात सही है, भाई x ही तो है, इज ट्रू, यानी कि ये बात ठीक है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r बाय द रिलेशन, ठीक है। भाई x, y रिलेशन r में है कब, जब x एंड y किसमें है, रहते हैं सेम लोकेलिटी में। तो x, x बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि x और x जो है वो किसमें रहता है, सेम लोकेलिटी में, सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक, लेट हम मान लेते हैं x, y बिलोंग्स टू r। क्या मतलब हुआ इसका, x, y बिलोंग्स टू r का, इसका मतलब हुआ x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, लेकिन ऐसा बोलने से हमें ये मिल गया y, x बिलोंग्स टू r, और जब ऐसा हो तो सिंस r इज सिमेट्रिक, ठीक है भैया, बात आ रही है ना समझ में। नेक्स्ट नंबर 3 देखो, नंबर 3 ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम दो मानते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, ऐसा मानते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, तो देखो x, y का मतलब हो गया कि x एंड y
and y live in the same locality, and y comma z का क्या मतलब हो गया, y and z live in the same locality, in the same locality। ठीक है, तो देखो एक लोकेलिटी है हमारे पास ये, ठीक है, इसमें x और y रहते हैं, और जहां y रहता है वहां z भी रहता है। ये तो कह रहा है x and y live in the same locality and y and z live in the same locality। तो जहां x रहता है वहां y रहता है, और जहां y रहता है वहां z रहता है। इसका मतलब तीनों कहाँ रहते हैं, एक ही जगह। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं x and z live in the same locality, live in the same locality, बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, और अगर ऐसा बोल सकते हैं तो x कॉमा जेड जो हो गया वो किस में हो गया, r में। सिंस r भी कैसा हो गया, r इज ट्रांजिटिव भी हो गया है, r इज ट्रांजिटिव। बोलो भैया बात आ गई समझ में। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, ठीक है, उसमें बोला है कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली टू बॉयज इन अ फैमिली and a relation defined as A or B. If A is brother of B, determine whether R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है इसका, जो गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन A is equal to set of all boys in a family, in a family। ठीक है, तो एंड R इज इक्वल टू दिया है A comma B such that A is brother of B। ठीक है, सेमी कॉलम A comma B belongs to A। ठीक है, तो देखो हमें प्रूफ चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में हम बोलते हैं ए इज ब्रदर ऑफ ए। क्या कोई अपने आप का ही भाई हो सकता है, हाँ, जिनको भाई बोला जाता है मुंबई लैंग्वेज में, वो तो हो सकते हैं कि हम भाई हैं। लेकिन वैसे अगर जनरली फैमिली में देखा जाए तो एक इंसान अपने आप का भाई कभी नहीं हो सकता, ब्रदर कभी नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए, अच्छा ये बात कैसी है, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नंबर 2 सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर हमने ऐसा माना है तो इसका मतलब हो गया ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, है ना भाई। ए कॉमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई नहीं होगा, तो बी इज ब्रदर ऑफ ए। बोलो बात है समझ में। अगर बी इज ब्रदर ऑफ ए तो इसका मतलब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हम मान लेते हैं लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब तो ये हो गया
ए इज ब्रदर ऑफ बी, एंड इसका मतलब क्या हो गया, बी इज ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, तो देखो ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो सी का भाई है, लेकिन लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ बोला है नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 2 बॉयज इन अ फैमिली। एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2। अगर 2 बच्चे हैं तो ए बी, अगर ए बी है तो ए इज ब्रदर ऑफ बी हो गया, और अगर बी सी है तो बी इज ब्रदर ऑफ सी हो गया। ठीक है, तो ए अगर हम मानते हैं फर्स्ट बॉय, ठीक है, लेट ए मानते हैं हम फर्स्ट बॉय और बी मानते हैं हम सेकंड बॉय। ठीक है, अब सी जो होगा, सी फिर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉय हो जाएगा किसी दूसरी फैमिली का, क्योंकि एक फैमिली में तो 2 ही है। ठीक है, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी है और बी इज ब्रदर ऑफ सी है, ये बात तो सही है, लेकिन अब ए और सी ये ब्रदर नहीं हो सकते, क्योंकि ए जो है और बी जो है ये फर्स्ट फैमिली के हैं, सी किस दूसरी फैमिली में पहुंच गया। इसका मतलब ये हो गया ए कॉमा सी, इसका मतलब हो गया ए इज नॉट ब्रदर ऑफ सी। इसका मतलब हो गया ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ all human beings in a town at a particular time, ठीक है, check whether the relation are defined on set A as R is equal to x comma y, such that x is wife of y comma x comma y belongs to A, is reflexive comma symmetric and transitive। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछ रहा है कि चेक करो ये रिलेशन जो दिया है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले भैया वही काम जो दिया है, गिवन ए इज इक्वल टू क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स in a town at a particular time, ठीक है, और सेकंड क्या दिया है, एंड आर इज इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए इज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखो एक्स जो है वो वाइफ है और वाई जो है वो हस्बैंड होगा, एक्स वाइफ है और वाई जो है वो हस्बैंड है। ठीक है, चलो सबसे पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में आप लोगों को पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, मतलब कोई फीमेल है वो अपने आप की पत्नी है, ऐसा हो सकता है नहीं, तो ये इसका मतलब इज नॉट ट्रू, ये जो बात हम लिख रहे हैं ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बात आ गई ना समझ में? ठीक है, चलिए नंबर 2 चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक में हम मानते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देखो अगर x और y बिलोंग कर रहा है r में तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x इज वाइफ ऑफ y हुआ। तो x इज वाइफ ऑफ y, यही तो मतलब हुआ इसका। x इज वाइफ ऑफ y, y इज वाइफ ऑफ x। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? भाई x जो है वो वाइफ है और y जो है वो हस्बैंड है। अब वो कह रहा है, अब हम कह रहे हैं कि y जो है हस्बैंड वो वाइफ बन गया और जो वाइफ थी वो हस्बैंड बन गया, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब y इज नॉट वाइफ ऑफ x। दिस implies that y comma x belongs to r, does not belongs to r since r is not symmetric। ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट थर्ड हमें देखना है ट्रांजिटिव। मैं इस साइड को रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कर दो ना, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, रब करता हूँ फिर मैं। देखो थर्ड हमको प्रूफ करना है, चेक करना है ट्रांजिटिव। तो थर्ड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए हम बोलते हैं लेट x, y a, b belongs to r and b, c belongs to r, so y, z belongs to r। हमने ऐसा बोला, ऐसा अगर हमने बोला है तो हम इसका मतलब क्या हो गया? बाय द रिलेशन पहले वाले का मतलब हो गया कि x इज वाइफ ऑफ y एंड दूसरे वाले का क्या मतलब हो गया? y इज वाइफ ऑफ z। बोलो, यही तो मतलब हुआ। अब जरा देखो चेक करो, x जो है वो y की पत्नी है, दैट मीन्स y जो है वो क्या हो गया? हस्बैंड। ठीक है, अब हस्बैंड जो किस x का हस्बैंड है वो z की क्या बन गया? पत्नी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो, हो सकता है ऐसा? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दिस सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो मैथ्स अब ये कहता है कि जब आपके पास कंडीशन ही फेल हो जाए, जब आपको ये पता ही ना चल पाए कि जो बात हमें दी हुई है वो सही नहीं है। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाए कि जो बात हमें दी हुई है वो सही नहीं है, तब हम बोलते हैं कि जो हमें प्रूव करना है वो वैसा है। ठीक है, ये मैथ बोलता है, मैं नहीं बोलता। ठीक है, यहाँ कंडीशन ही फेल हो रही है। ठीक है, क्योंकि x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सिचुएशन कभी बन ही नहीं सकती। इसीलिए मैथ्स ये कहता है कि हम ये कहते हैं कि x कॉमा, अब x कॉमा z जो है वो बिलोंग्स करेगा r में। ये मैथ कहता है, मैं नहीं कहता। ठीक है, तो मैथ ये कहता है जब सिचुएशन फेल हो जाए तो आप सवाल को छोड़ दो और लिख दो कि जो पूछा गया है वो है। तो सिंस r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें कंडीशन ही फेल हो जाएगी, तो उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। अकॉर्डिंग टू मैथ ये कहना है कि हाँ ये कंडीशन फेल हो गई है, ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम ये बोल सकते हैं कि जब सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो हमें नहीं पता कि वो है या नहीं, तो हम बोल देते हैं कि वो है। ठीक है, और हम लिख देते हैं कि इट इज ट्रू। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लो फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन है लेट A be the set of all human beings in a town at a particular time at a particular time। ठीक है, फुल स्टॉप। डिटरमाइन
whether the relation are whether the relation are defined as defined as r is equal to x comma y such that x is 7 centimeter taller than y semicolon x comma y belongs to a is reflexive comma symmetric and and transitive। ठीक है भैया, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो बड़े आसान क्वेश्चन है, कुछ रखा नहीं है इनमें। सॉल्यूशन ठीक है, देखो जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स in a town at a particular time ये हमको दिया है। ठीक है, एंड आर हमको दिया है, आर इज x comma y such that x is exactly 7 centimeter taller than y ठीक है, ये हमको दिया है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव हम बोलते हैं x इज एग्जैक्टली टॉलर देन x। ठीक है, ऐसा हमने बोला कि x इज एग्जैक्टली टॉलर देन x, तो x अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा एग्जैक्टली नहीं। सो ये जो बात हमने बोली है इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो हमने दिया है इज नॉट ट्रू। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू r सिंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो भैया, बात आ गई ना समझ में? आसान है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो इस साइड को मैं रब कर देता हूं। ठीक है, देखो सेकंड सिमेट्रिक ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम मानते हैं लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? अकॉर्डिंग टू रिलेशन मतलब हो गया x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यही तो मतलब हुआ इसका रिलेशन का। ठीक है, अब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, क्या ऐसा है? y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। देखो ये x है और ये y है। ठीक है, तो x जो है y से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली क्या है? बड़ा है। इसका उल्टा क्या पॉसिबल है? बोलो, क्या y x का बड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि x जो है वो बड़ा है y का। तो x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मतलब y कॉमा x does not belongs to r since r is not symmetric। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो हम ऐसा बोलते हैं, इसको मैं रब करूं, हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अगर हमने ऐसा माना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड इसका क्या मतलब हुआ? y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z
देन जेड। ठीक है, तो देखो ये एक्स है, ठीक है, और भैया ये जो है ये वाई है। तो एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से, और ये मान लो ये जेड है, और जेड वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है किससे बड़ा, बोलो, 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, जेड से, यही मतलब हुआ इसका। तो देखो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो सेवन सेवन कितना हो गया, 14। तो एक्स जेड से कितने सेंटीमीटर बड़ा है, 14। तो यहाँ एक्स इज, अब हम यहाँ लिखेंगे एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो ये गलत है, हमें सिर्फ 7 सेंटीमीटर की बात करनी है। तो एक्स इज नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। इसका मतलब हो गया कि x, जेड जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और अगर ऐसा होता है तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, बोलो भैया बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी करो जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जल्दी देखो। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द relation defined on Z as A comma B implies that A minus B is divisible by 5। ये है A comma B belongs to R divisible by 5 is an equivalence relation, is an equivalence relation, equivalence relation। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ये, इसीलिए जल्दी जल्दी देखिए। जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है, देखो z सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड r एक रिलेशन दिया है कैसा, a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या प्रूफ करते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं, सिंस ए माइनस ए, ये रिलेशन है ना, ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। देखो ए माइनस ए क्या आएगा, जीरो, और जीरो को तो किसी से भी डिवाइड करो वो डिवाइड हो जाता है, तो क्या आ जाता है, जीरो। तो इसका मतलब ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, ये बात सही है, इज ट्रू। तो इसका मतलब हो गया कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक, लेट हम मानते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर हमने ऐसा माना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका उल्टा करो तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। बोलो ये बात सही है या गलत है, सही है। देखो क्यों, a माइनस बी, ए को मान लो हम a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी करने के बाद जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 का मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5 इंटू एम मान लेते हैं। ठीक है,
देखो a माइनस बी करने के बाद जो भी आएगा वो डिविजिबल फाइव फाइव है, तो 5 से 5 कैंसिल, इसका मतलब जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5m। अब जरा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस बी, ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो b माइनस ए इज इक्वल टू -5m, ठीक है। तो अब ये भी -5m भी 5 से डिवाइड हो रहा है, भले ही माइनस में क्वांटिटी आ रही है, इंटीजर दे रखा है तो इंटीजर मतलब क्वांटिटी तो आ रही है, डिवाइड तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि b माइनस ए भी डिविजिबल बाय 5 है। अगर b माइनस ए डिविजिबल बाय 5 है तो इसका मतलब b कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या है, r है, सिंस r इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, उसमें सीधा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें मैथ्स यूज करनी है, न्यूमेरिक वैल्यूज, तो जरा ध्यान से समझ के चलना। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरह से होंगे, इसीलिए इसको समझ के चलना, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम मानते हैं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो हुआ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, एंड इसका क्या मतलब हुआ, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट a माइनस बी जो डिवाइड करके आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है 5k1, एंड इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, एंड b माइनस सी, b माइनस सी इज इक्वल टू 5k2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान, ठीक है। देखो 5k1 k2 क्यों लिखा है, क्योंकि a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, a से b को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आ रहा है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल होगा कोई भी, ठीक है, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, तो 5k1 लिख दिया, k1 मल्टीपल ऑफ k1 किसका, 5 का मल्टीपल, ठीक है। ऐसे ही b माइनस सी को 5k2 लिख दिया मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब जरा a माइनस बी, b माइनस सी ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 5k1, और b माइनस सी इज इक्वल टू कितना है, 5k2, ठीक है। तो देखो जरा ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, माइनस का b प्लस का b, क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 5 5 कितना हो गया, 10k2, सॉरी ये k1 है ना, तो ये हो गया 5k1 प्लस 5k2। अब a माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 कॉमन ले लो, k1 प्लस k2, ठीक है। 5 कॉमन है, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आ रही है ये डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, सिंस दिस implies that a minus c is divisible by 5, is divisible by 5, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है वो 5 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब a कामा c बिलोंग्स टू r, सिंस r इज ट्रांजिटिव। बोलो बात आ गई ना समझ में, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। देखो करो जल्दी से, फिर इसी तरह क्वेश्चन दोबारा करते हैं, ठीक है। देखो, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको फिर से, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी, रब कर रहा हूँ मैं इसको, देखो इसी की तरह एक क्वेश्चन और दिया है हमें, देखो इसी की तरह एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन z एज a comma b belongs to r, दिस implies that a plus b is even, क्या बोल रहा है, is even, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमको शो करना है। तो देखो सॉल्यूशन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, सॉल्यूशन, हाँ जो गिवन है उसको लिख लो, गिवन z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है,
एंड आर इज इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन। ठीक है, तो जरा सबसे पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए प्लस ए इज इवन। देखो, सिंस ए प्लस ए इज इवन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ये दो नंबर्स हैं ए प्लस बी, इनका सम कैसा आ रहा है? इवन। ठीक है, इनका सम कैसा आ रहा है? इवन। तो हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये फर्स्ट नंबर भी इवन हो और ये सेकंड नंबर भी इवन हो, तो इवन और इवन का सम क्या बन जाता है? इवन। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन। तो दूसरी कंडीशन क्या है? बोलो, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है दोनों ही नंबर कैसे हैं? ऑड। तो अभी सम क्या आता है? इवन। देखो, इवन इवन की बात करें तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12, इवन आ रहा है। ऑड ऑड की बात करें तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, 3 प्लस 9 कितना हो गया? 12। 6 प्लस 3 कितना हो गया? सॉरी, ऑड ऑड की बात कर रहे हैं। तो ऑड ऑड की अगर बात करें तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। 7 प्लस 7 कितना हो गया? 14। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। तो ये भी क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो अगर इवन है तब भी सम कितना आएगा? ए प्लस ए का इवन। और ए अगर ऑड है तब भी दोनों का सम कितना आएगा? इवन। सो सिंस ए प्लस ए इज इवन इज ट्रू, ये बात सही है। इसका मतलब हो गया कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, जो हम मान लेते हैं लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर हमने ऐसा बोला है तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी इज इवन, है ना? इन दोनों का सम क्या होगा? इवन होगा। अगर हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बोला है तो अगर इन दोनों का सम इवन होगा तो बी प्लस ए का सम भी क्या होगा? बोलो, इवन। इसका मतलब बी कॉमा ए जो है वो किस में बिलोंग करेगा? आर में। सिंस आर क्या हो जाएगा? आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बोलो, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट नंबर 3, ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम दो मानते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा मानते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इवन एंड बी प्लस सी इज इवन। यही तो मतलब हुआ इनका। ए बी अगर आर में है और बी सी अगर आर में है तो इनका मतलब ये हुआ। तो हम मान लेते हैं लेट ए प्लस बी जो भी आ रहा है वो इवन आ रहा है। इवन मतलब मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू 2k2, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीपल ऑफ 2, तभी तो क्या होगा? इवन। ठीक है, ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो जरा ऐड करो तो ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 2k1 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 2k2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी? a प्लस बी 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2। ठीक है, नाउ a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2k1 प्लस 2k2, इसको 2b को इधर भेज दो, माइनस 2b। ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, k1 प्लस k2 माइनस b। अब देखो, ये नंबर कुछ भी हो, k1 k2 और b की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन बाहर कितना है? 2। तो 2 है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके वो क्या बन जाएगा? इवन। तो a प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस सी इज इवन। और अगर a प्लस सी इवन है तो इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स करेगा किसमें? आर में। सिंस आर क्या हो जाएगा? आर इज ट्रांजिटिव। बोलो, बात आ गई समझ में? आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बोलो, आ गई ना समझ में? ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, हो सकता है कल जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। बाकी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इनसे थोड़ा अलग और थोड़ा जो है
हायर ऑर्डर थिंकिंग के हैं, मतलब उनमें हमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना है। ठीक है आसान, भारी कुछ नहीं है। ठीक है, पूरे सिलेबस में हार्ड कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ पढ़ने की बात है। मन लगा के पढ़ो, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। और इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही।